प्रश्नावली 1.1 और 1.2 इन दो प्रश्नावली को हम कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। और इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों में हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या हैं ऐसा सिद्ध करना होगा। तो इन प्रश्नों को करने से पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमने क्लास 9th में भी इन सब चीजों के बारे में सीखा था, लेकिन आज एक बार फिर पहले हम इन चीजों को जान लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। हम क्लास 9th में जान चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर इन संख्याओं के बारे में आप नहीं जानते हैं और उसे विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप क्लास 9th के वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इन नंबर्स के बारे में बताया है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पे जाकर इन सभी नंबर्स के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। पहले प्रश्न में हमें एक नंबर दिया गया है √5। कहा गया है कि साबित करके दिखाइए कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक अलग ही विधि का इस्तेमाल करते हैं जिसे विरोधाभास विधि के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इस विधि के बारे में समझना होगा, क्योंकि इस विधि से सिद्ध कर देने के बाद भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिद्ध नहीं हो सका, उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पाती है इस विधि से। इसलिए पहले इस विधि को हम समझेंगे अच्छे से, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस विधि को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी लड़के को नहीं पता कि चौक कैसा होता है, डस्टर कैसा होता है। जिंदगी में उसने कभी ना चौक को देखा है ना कभी डस्टर को देखा है। इतना जानता है कि चौक लिखने के काम आता है। क्लासरूम में गया, क्लासरूम में टेबल पे दो चीजें रखी गई थी, एक चौक और एक डस्टर। उसे पता करना हो कि इसमें चौक कौन सा है, डस्टर कौन सा है, कैसे पता करेगा? डस्टर के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं, क्या होता है, कैसा होता है और किस काम आता है। उसने मान लिया कि ये चौक है। उसने सुना था कि चौक तो लिखने का काम आता है, इससे उसने लिख के देखा, ये तो लिख ही नहीं पा रहा। इससे हमने लिखने की कोशिश की, हम लिख ही नहीं पाए। इसका क्या मतलब? हम जो माने हैं वो गलत माने हैं, हमारा सोच गलत है, हमारी जो धारणा है कि ये एक चौक है वो गलत है। क्योंकि अगर चौक है तो चौक वाला काम भी तो करना चाहिए। अगर ये चौक नहीं है तब ये क्या है? तो डस्टर है। सिद्ध करना था हमें कि ये √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम सिद्ध करेंगे कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो संख्या है लेकिन परिमेय नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय है। तो सामने वो लड़का बैठा है, सिद्ध करना है मुझे कि वो एक लड़का है। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि वो लड़की नहीं है, तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि वो एक लड़का है। तो कुछ इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि सिद्ध करो करनी 5 अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे √5 परिमेय संख्या है। कहा था कि अपरिमेय सिद्ध करो, हमने उसे परिमेय मान लिया। अब इसी मानने के आधार पर हम सारे काम करेंगे। ये माना ही हमने गलत है, हम जानते हैं। जैसे होता है ना कि हम शुरू में झूठ बोल देते हैं और उस झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, आखिर आगे आके सच्चाई सामने आ ही जाती है। ठीक वैसे इस सवाल में भी होने वाला है। हमने शुरू में एक गलत बात को माना है, हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन सिद्ध करने के लिए हमने एक झूठ मान लिया, गलत चीज को ही मान ली। थोड़ी देर के लिए मान लो सच है ये, √5 परिमेय संख्या ऐसा मान लो। तो अगर हमने मान लिया ये बात, तो हम तो जानते हैं कि अगर एक परिमेय संख्या है तो इसे भी P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल अब अगला काम हमारा वही होगा कि √5 को
हम P अपान Q लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तब √5 को P अपान Q हमने लिख लिया। अब P और Q क्या है ये भी हम बता दें तो हम लिख लेंगे जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। जब परिमेय संख्या की परिभाषा जाने थे वहीं पे हमने इस बात को जाना था Q कभी 0 नहीं हो सकता, ये तो हमने वहां से लिख लिया। अब P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब पहले हमें समझना होगा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसे थोड़ा समझ लें हम। तो वैसे तो सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। थोड़ा इसे समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 14, नीचे लिख दिया 6। 14 और 6 अगर मैंने लिखा है तो आप कहोगे कि इसे काट दीजिए 2 से, तो हमने इसे काट लिया तो ये 7/3 में बदल गया। क्या 7 और 3 अब कट रहा है? नहीं। अगर कटता तो अभी भी हम उसे काटते, लेकिन अब वो कट नहीं रहा। यहाँ पे 2 से दोनों संख्याएं कट रही थी तो हमने इसे काट दिया। अब कोई भी संख्या इस 7 और 3 को काट नहीं सकती। एक काट सकता है तो एक के काटने न काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों संख्याओं का HCF अगर मैं पूछूं, उनमें कॉमन क्या है ये पूछूं, तो आप कहेंगे 1। तो बस ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इस 7/3 न्यूनतम रूप में बदला है, ये न्यूनतम रूप में नहीं था लेकिन 7/3 निम्नतम रूप में बदल चुका है। अब कोई भी भिन्न जब अपने निम्नतम रूप में होता है तो उसका अंश और हर सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे जो हमने भिन्न लिया है P अपान Q, हम ऐसा मान रहे हैं कि यह भिन्न अपने निम्नतम रूप में है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, काटने वाली चीज कुछ भी नहीं है। ये किसी एक संख्या से नहीं कट सकती। इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है। ये बहुत जरूरी लाइन है कि P और Q किसी संख्या से नहीं कटती हैं। सहअभाज्य होने का बस इतना ही मतलब था। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने जा रहे हैं तो करनी 5 का जब हमने स्क्वायर किया ये 5 हो गया, और इधर P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर। इस Q स्क्वायर को इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो Q स्क्वायर का जब हमने इसमें गुणा कर लिया तो 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर के बराबर हो गया। एक बार और समझ लें। सबसे पहले इसे हमें परिमेय मानना है। परिमेय अगर है तो P/Q के रूप में लिख देना है। P और Q को सहअभाज्य कहना है और दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। Q स्क्वायर का लाकर इधर हमें मल्टीप्लाई कर देना है। इतना काम हम अब तक किए हैं, आगे समझते हैं। अब इसे देखकर हमें एक निष्कर्ष निकालना होगा। तो पहले इस चीज को हम समझ लें कि कैसे निष्कर्ष निकालना है, क्या निष्कर्ष निकालना है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि 5 गुणे 20 बराबर 100, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो 100 है वो 5 से 20 बार में कट जाएगा। 5 से कट जाएगा कौन? 100 20 बार में। तो इस चीज को देखकर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि 100 5 से विभाज्य है। यही काम अब हमें यहां करना है। यहां पे 2 नंबर आपस में गुणे में है और इनका गुणनफल इसके बराबर है। तो यहां पे हम कह सकते हैं P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यहां पे 100 था, यहां पे 5 था, तो हमने इस बात को लिख लिया कि 100 5 से विभाज्य है। उसी तरीके से यहाँ पे P स्क्वायर है, यहाँ पे 5 है, तो हम लिख लेंगे P स्क्वायर 5 से विभाज्य है।
अब थोड़ा और गहराई में हमें जाना है। अगर ये बात सच है तो इससे एक निष्कर्ष और निकलेगा। अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। ये एक तथ्य है, सच्चाई है एक। थोड़ा इस बात को हम एग्जाम्पल से समझें। जैसे यहाँ पे है 100। हम जानते हैं कि 100 जो होता है उसकी जगह पे हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी भी 100 है। 100 5 से विभाज्य है, 10 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्या ये 10 भी 5 से विभाज्य नहीं है? यहाँ पे इसका मतलब है 10 गुणे 10, और ये 5 से कट जा रहा है, तो 5 या तो इस 10 से कटा होगा या तो इस 10 से कटा होगा। किसी से भी कटेगा, दोनों तो एक ही बात है ना। ये 5 से 10 का स्क्वायर कट रहा था, मतलब खुद 10 ही कट रहा था, क्योंकि 10 के स्क्वायर में कुछ और नहीं है, 10 ही है, दो बार है। तो ये 5 काट किसको रहा था? 10 को ही काट रहा था। तो उसी बात को हमने यहाँ लिखा है। इस p के स्क्वायर में दो बार p है, और इसे अगर 5 काट सकता है तो p को भी 5 काट सकता है। उसी बात को तुमने यहाँ लिखा है। इस p को ये 5 काटता है, ये बात तो हमने जान लिया, लेकिन इस p को ये 5 कितने बार में काटता है इस बात को हमने नहीं जाना। 10 को 5 काटता है 2 बार में, 15 को 5 काटता है 3 बार में, 20 को 5 काटता है 4 बार में। इस p को भी 5 काटता है, लेकिन कितने बार में काटता है नहीं पता। तो हम यहाँ कोई भी एक पूर्णांक k मान लेंगे। हम मान लेंगे कि 5 p को k बार में काटता है। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस p को 5 k बार में काटता है। ये k क्या है? तो k कोई ना कोई पूर्णांक है। अगर इस 5 का अब हम उधर गुणा कर दें तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि p बराबर 5k। हमने क्या किया, तो 5 का मान निकाल लिया, 5 की वैल्यू पता कर ली। अब यहाँ पे जो ये वाला लाइन हमने लिखा था, इस लाइन को हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हमें करना क्या है, जब इस p की वैल्यू पता चल चुकी है तो क्यों ना इस p की जगह पर हम इसकी वैल्यू रखें, मतलब 5k रखें। ये दोनों बात तो बराबर है ना, p 5k के बराबर है, तो इस p की जगह अब हम 5k लिखेंगे। तो इसे हमने समीकरण 1 माना है, लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हमने p के मान को समीकरण 1 में रखा, मतलब इस समीकरण को लिखने जाते हैं, यहाँ पे 5 अपने जगह पे है, p जहां पे है वहां पे अब हम 5k लिखेंगे, और p का स्क्वायर था इसीलिए हमने इसका भी स्क्वायर कर लिया। नीचे है q स्क्वायर, तो इस q स्क्वायर को बिल्कुल हम वैसे ही लिख लेंगे। अब इस छोटे वाले ब्रैकेट को ओपन कर दें और q स्क्वायर का गुणा 5 में कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर। इसका इसमें गुणा हुआ तो ये बन गया, और छोटा वाला ब्रैकेट ओपन किए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया। इस 5 से इस 25 को हम काट सकते हैं 5 बार में, तो यहाँ बच जाएगा q स्क्वायर, और यहाँ ये 5 बार में कट गया, k स्क्वायर लिख लेंगे। इस 5k स्क्वायर को हमने इधर लिखा और q स्क्वायर को हम इस तरफ ले गए, और ठीक ऐसा ही लाइन हमें यहाँ पे भी मिला था। हमने यहाँ पे 2 निष्कर्ष निकाले थे। अब इसे भी देखकर हम ऐसे ही 2 निष्कर्ष निकालने वाले हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक उसके नीचे एक निष्कर्ष और हम निकाले थे, p स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य होगा तो p भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे भी हम लिख देंगे, अगर q स्क्वायर 5 से विभाज्य है
तो इसका मतलब है कि Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब इन दोनों लाइनों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहता है कि P 5 से कटता है, ये कहता है Q 5 से कटता है। ये भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है, मतलब 5 P को भी काटता है, यही 5 Q को भी काटता है। एक ही संख्या से P भी और Q भी दोनों कट रहे हैं। और इसी क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर हम देखें तो ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन कह रही है कि P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होता है, हमने शुरू में ही समझा था कि ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। मतलब ये P और Q किसी संख्या से नहीं कट सकता, किसी एक ही नंबर से नहीं कट सकता। लेकिन नीचे देखने पे क्या पता चला कि P 5 से कट रहा है और Q उसी 5 से कट रहा है। तो इसमें हमें विरोधाभास मिला, बातें कहीं ना कहीं गलत हो रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम इस सवाल में P और Q को सहअभाज्य संख्या लिए हैं तो यही P और Q 5 से क्यों कटने लगे। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे विरोध हुआ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहीं हो नहीं सकता, ये तो गणित के नियमों के साथ खिलवाड़ हो गया। तो आखिर ऐसी गलती हो क्यों रही है, क्योंकि हमने शुरू में ही गलत सोच लिया था इस रूट 5 के बारे में। हमने यहां माना था कि रूट 5 परिमेय संख्या है और उसी गलत धारणा के वजह से ये गलत निष्कर्ष पे हम पहुंच रहे हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये गलती क्यों हो रही है, क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की थी। रूट 5 को परिमेय संख्या मानना ही हमारा भूल था। तो जब से हम डेस्टर को चौक मानकर उससे लिखने की लाख कोशिश की, जब नहीं लिख पाए तो अब हम कहेंगे हमने माना ही गलत था, हमने गलती से इसे चौक मान लिया, हमारी धारणा ही गलत है। ये चौक नहीं है बल्कि डेस्टर है। तो इसका मतलब ये रूट 5 परिमेय संख्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय मानने पर गलत चीजें मिल रही हैं। तो परिमेय नहीं हो सकता, संख्या तो है ना, परिमेय नहीं है, इसका मतलब वो अपरिमेय है। तो हमें नीचे लिखना होगा कि P तथा Q दोनों ही संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, परंतु यह संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास यह प्रदर्शित करता है कि हमारी धारणा गलत है। रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।